रीजनल सिक्योरिटी, सहयोग, कनेक्टिविटी को मजबूत करने और व्यापार को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। इसके बाद समकरण बैठक से जुड़े डॉक्यूमेंट साइन किए जाएंगे। पुतिन से पीएम मोदी की मुलाकात में दोनों नेता रूस यूक्रेन जंग और फूड सिक्योरिटी जैसे अहम मसलों पर बातचीत करेंगे। रूस की ओर से जारी बयान के मुताबिक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, एशिया पैसिफिक रीजन की स्थिति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश सचिव विनय मोहन कात्रा ने बताया है कि पीएम मोदी पुतिन से सस्ते कच्चे तेल का बिना किसी बाधा के सप्लाई पर बातचीत कर सकते हैं। तो ये तमाम विषय ऐसे होंगे जिसमें समरकंद की बैठक में सबकी नजर होगी। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात पर अमेरिका भी नजरें टिकाए हुए है, क्योंकि आपको बता दें कि जब से रूस और यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई है, भारत ने कभी भी इसका खुलकर विरोध नहीं किया और न ही समर्थन किया है। और फिलहाल देखना होगा कि दोनों नेताओं की जब मुलाकात होती है तब किस तरह के सियासी समीकरण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनते हुए नजर आते हैं। दोनों नेता रूस यूक्रेन जंग और फूड सिक्योरिटी जैसे अहम मसलों पर बातचीत कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, एशिया पैसिफिक रीजन की स्थिति से जुड़े मुद्दों पर भी इनकी चर्चा संभावित है। पीएम मोदी पुतिन से सस्ते कच्चे तेल की बिना किसी बाधा के सप्लाई बातचीत कर सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ पूर्व राजदूत आर.एस. मल्होत्रा जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। सर, जिस तरह से समरकंद की जो बैठक होने जा रही है, पूरे दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हैं, लेकिन भारत के संदर्भ में यदि हम देखें तो ये बैठक कितना मायने रखती है, और साथ ही ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध लगातार जारी है और भारत ने कभी भी इसका खुलकर विरोध नहीं किया, ना ही समर्थन किया है, कई मुद्दों पर भारत ने चुप्पी साधी है। तो क्या आज जब पीएम मोदी इस बैठक में शामिल होंगे तो पुतिन से उनकी मुलाकात होगी, तो किस तरह के समीकरण निर्मित हो सकते हैं, किन विषयों पर चर्चा हो सकती है भारत की ओर से? धन्यवाद बहुत बहुत। मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडिया और रशिया के जो आपसी संबंध हैं वो लॉन्ग टाइम फ्रेंड्स वाले हैं, और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आज प्रेसिडेंट पुतिन से मिलेंगे तो मैं समझता हूं डिफेंस, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, ऑयल, गैस और फर्टिलाइजर, इवन एडिबल ऑयल जैसे मुद्दों के ऊपर भी बातचीत होगी। और इसके साथ साथ यूएन में कोऑर्डिनेशन और G20 जो इंडिया कर रहा है अगले साल, इन सब के ऊपर भी बातचीत होने की पूरी संभावना है। रशिया ने S-400 जो फर्स्ट यूनिट है इंडिया को सप्लाई कर दिया है, और बिल्कुल टाइमली डिस्पाइट अमेरिकन ने प्रेशर किया है। तो ये सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि ये जो मीटिंग है काफी महत्वपूर्ण रहेगी। स्ट्रेटेजिक रीजन के कारण भी हमें रशिया के साथ संबंध जो है हमेशा बनाए रखने का इंडिया का रहता है, क्योंकि चाइना जो है एक बिग पावर के रूप में उभरा है, और उसके संदर्भ में रशिया और चाइना के बीच में संबंध अच्छे रहें, ये बहुत जरूरी है। इस बारे में ये कहना चाहता हूं कि जितना इंडिया को रशिया की जरूरत है इस काम के लिए, चाइना के साथ बैलेंस बनाए रखने के लिए, उतनी ही रशिया को भी इंडिया की जरूरत है। बाकी जहां तक सवाल है, एक आपको पता है एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो कैस्पियन सी ईरान से होता हुआ, ईरान की शाहबार पोर्ट से होते हुए इंडिया सामान भेजते हैं, वो काफी पीछे चर्चा में रहा। इसके ऊपर भी, इसको एक्सपीडाइट करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए भी इस मुद्दे के ऊपर बातचीत हो सकती है। जहां तक यूक्रेन रशिया वार का सवाल है, भारत ने इसके ऊपर हमेशा अपना बैलेंस्ड एक स्टैंड रखा है। आपने सही कहा है, ना तो इंडिया ने कभी खुल के इसका विरोध किया है, लेकिन इंडिया इस समर्थन में नहीं है कि लड़ाई वहां जारी रहे या लड़ाई हो वहां पे। तो मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी इस मौके के ऊपर जरूर ये नज करेंगे रशिया को कि वो बातचीत के द्वारा इस मुद्दे को हल करने की कोशिश करें। बिल्कुल सर, अमेरिका का जिक्र करना यहां बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि जब यूक्रेन और रशिया के युद्ध की शुरुआत हुई थी, अमेरिका ने एक बड़े पैमाने पर युद्धस्तर तौर पर हम कह सकते हैं हथियार की सप्लाई की थी यूक्रेन की मदद करने के लिए। वहीं भारत, जो कि अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त माना जाता है, हम डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल से देख रहे हैं कि दोनों देशों के बीच के जो संबंध है वो काफी प्रगाढ़ है। लेकिन आज जब व्लादिमीर पुतिन के साथ यदि पीएम मोदी की मुलाकात होती है, दो देश आपस में हाथ मिलाते हैं, तो अमेरिका को किस तरह का मैसेज इससे जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय समीकरण क्या बन सकते हैं? इसमें तो हमने बड़ा साफ जाहिर कर दिया है कि भारत वो करेगा जो भारत के हित में होगा।
जो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है कि भारत ये अपना राइट, सॉवरेन राइट रखता है कि रशिया के साथ भारत के संबंध कैसे हों, किस हद तक हों, ये भारत अपने आप में निर्धारित करेगा। पर एट द सेम टाइम भारत को ये पता है कि इंडिया की प्रोग्रेस के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी अमेरिका बहुत जरूरी है। और कल जब प्रधानमंत्री गए थे तो उन्होंने शायद जाते जाते इस बारे में कहा भी था कि जो इंडिया और अमेरिका के रिलेशन हैं वो अगले 25 साल भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो हम दोनों के बीच में ये बैलेंस बनाए रखेंगे। मुझे लगता है मैसेज मेन तो यही रहेगा। बिल्कुल बैलेंस होगा। और साथ ही सर एक अहम पहलू इस बैठक का ये भी सामने आ रहा है कि कच्चे तेल का जो आयात है वो निर्विरोध निर्बाधा के जारी रहे, क्योंकि रूस पूरे विश्व में कच्चे तेल का एक बड़ा निर्यातक के तौर पर इस देश को जाना जाता है। भारत की यदि हम बात करें तो जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, खाद्य तेलों के दामों में इजाफा हो रहा है, तो क्या लगता है सर कि जब यह बैठक होगी, कच्चे तेल का जो आयात लगातार रूस से भारत करता भी है, इसे लेकर भी किसी तरह की मंत्रणा हो सकती है और आम आदमी को भी इस बैठक से कुछ खास मिल सकता है? सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए संपर्क टूट गया है। बहुत शुक्रिया आर एस मल्होत्रा जी हमसे जुड़े थे, पूर्व राजदूत थे। विभिन्न विषयों को लेकर उन्होंने इस बैठक को सारगर्भित तरीके से दर्शाया कि कितनी ज्यादा ये बैठक अहम हो सकती है, न सिर्फ भारत के लिहाज से बल्कि पूरे विश्व पटल पर। यदि हम देखें तो जिस तरह से देश भर के दिग्गज नेता इसमें शामिल हो रहे हैं, नजरें हैं भारत और रूस की मुलाकात पर। और इस मुलाकात के मायने काफी अहम हैं, क्योंकि जिस तरह से रशिया ने वॉर छेड़ा हुआ यूक्रेन के खिलाफ, अमेरिका की नजरें लगातार इस पूरे युद्ध पर है। अमेरिका भारत का बहुत अच्छा मित्र है। ऐसे में भारत और रूस की जब मुलाकात होती है तब विभिन्न विषयों पर चर्चा तो स्वाभाविक है ही, लेकिन किस तरह का संदेश इससे जाएगा और आने वाले समय में किस तरह के परिणाम इसके देखने को मिलेंगे, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। और समरकंद में आज ये बैठक रखी गई है। एससीओ की बैठक शुरू हो चुकी है और पीएम नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि नजरें होंगी सिर्फ एक मुलाकात पर। इस मुलाकात को अमेरिका भी बड़े गौर से देख रहा होगा और रूस में जिस तरह से लगातार अभी समीकरण बने हुए हैं, व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और यूक्रेन पर हमले के बाद भी पुतिन ने पीएम मोदी से बात की थी, कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों से बात की थी पुतिन ने सलाह मशवरा लेने के लिए, इस पूरे युद्ध को लेकर चर्चा करने के लिए। उसमें से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक थे जिनसे व्लादिमीर पुतिन ने बात की थी। और संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ कई अहम प्रस्ताव पर भारत अनुपस्थित रहा था, न ही खुलकर इस युद्ध का समर्थन किया था और न ही चुप्पी साध रखी थी। हम कह सकते हैं कि नेगोशिएबल बिल्कुल उसका जो रुख था वो था वहां पर। और इस मीटिंग में एससीओ के सुधार और विस्तार, रीजनल सिक्योरिटी पर भी चर्चा होगी। तो ये हमारी आज की पहली खबर थी और बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की दूसरी खबर की। जन्मदिन पर सियासत। जी हां, मध्य प्रदेश के श्योपुर दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिला कांग्रेस कमेटी विरोध करने जा रही है। पीएम मोदी श्योपुर के कूनो पालपुर अभ्यारण्य में अफ्रीका से लाए जा रहे चीतों को भी छोड़ेंगे। पीएम इस दौरान महिला स्वयं सहायता समूह के सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर श्योपुर विधायक बाबूलाल जंडेल ने विरोध करने की बात कही है। उन्होंने धरना देंगे, जंडेल ने कहा है कि हम धरना देंगे कि वो इस दिन काला दिवस मनाएंगे और 1 दिवसीय धरना देंगे। अब जन्मदिन पर सियासत भी हो रही है, क्योंकि श्योपुर की अगर हम बात करें तो लगातार 2 सालों से वहां पर बाढ़ आ रही है। कुपोषित जिला है ये और जिस तरह की स्थितियां वहां पर हैं वो काफी दयनीय भी है। एक तबका ऐसा भी है जिसे खाने को रोटी मयसर नहीं है। ऐसे में कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है कि आप चीते छोड़ने तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो आम जनमानस है उसका भी आप ख्याल रखें, उनका भी आप ध्यान रखें। और जहां तक कूनो नेशनल पार्क की बात हम करें तो तमाम तैयारियां पीएम के जन्मदिवस को लेकर के हो चुकी हैं। पहले पीएम मोदी गुजरात अपनी माताजी से आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद सीधे वो श्योपुर आएंगे। 10 किलोमीटर तक का जो रेडियस है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जमीन की बात करें, आसमान की बात करें, हर तरफ सुरक्षा का कड़ा पहरा होगा। लेकिन इन सब के बीच भी कांग्रेस जिला कमेटी ने विरोध की तैयारी कर रखी है कि पीएम मोदी आएंगे तो हम उन्हें काले झंडे दिखाएंगे और धरना देंगे। फिलहाल इस पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के बीच किस तरह से कांग्रेस प्रदर्शन करने में कामयाब हो पाती है देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके दूसरा पहलू अगर हम आपको बता दें तो श्योपुर इसे लेकर चर्चा इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से हमने आपको बताया कि 2 सालों से लगातार वहां पर बाढ़ आ रही है, घर के घर डूब जाते हैं, कई गांव ऐसे हैं जो जलमग्न हो जाते हैं। स्थानीय विधायक हैं श्योपुर के बाबू जंडेल, जिन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि पीएम मोदी आएंगे तो हम 1 दिवसीय धरना देंगे। धरना देने की तैयारी है, विरोध प्रदर्शन की तैयारी है।
17 तारीख को मैं एक काला दिवस मनाऊंगा और एक दिवस के लिए धरने पे बैठूंगा, क्योंकि हमारे जिला में जो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि श्योपुर जिला बाढ़ की चपेट में है, खाने की रोटी नहीं है, कुपोषण से जूझ रहा है, कोई योजना नहीं है। ऐसे बड़ी दुख की संकट में मैं वहाँ का विधायक हूँ, तो मैं काला दिवस मनाऊंगा और माननीय प्रधानमंत्री से मैं ज्ञापन दूंगा। तो काला दिवस मनाऊंगा, श्योपुर विधायक बाबूलाल जंडेल ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि धरना भी देंगे, काला दिवस मनाएंगे और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी देंगे। तो सियासत जन दिवस पर खूब हो रही है और न सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करें, पूरा देश उत्साहित है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 70 सालों से भारत इंतजार कर रहा था कि कब उसकी भूमि पर चीते दौड़ लगाएं और कल वो ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तो बड़ा दिन है ही, लेकिन उससे कहीं बड़ा दिल हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के लिए भी है। और भाजपा की भी इस पर प्रतिक्रिया आनी लाजमी है और हम प्रतिक्रिया लेते भी हैं कि इस कांग्रेस के पूरे विरोध को भारतीय जनता पार्टी सरकार किस तरह से देखती है। और हमारे साथ विधायक बीजेपी आशीष शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। आशीष जी, जिस तरह से पूरा देश उत्साहित है कि नामीबिया से चीते आ रहे हैं और चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत मध्य प्रदेश के श्योपुर में हो रही है, निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि हम मध्य प्रदेश की कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इस पर सियासत भी खूब हो रही है। अब कांग्रेस का कहना यह है आशीष जी कि श्योपुर जिस तरह से बाढ़ प्रभावित जिला है उसकी सरकार सुध नहीं लेती, उन्हें चीते छोड़ने की जल्दबाजी है। और विधायक बाबूलाल जंडेल ने तो साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि कल धरना देंगे और काला दिवस मनाएंगे। आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले इस उपलब्धि पर, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के विरोध को किस तरह से देखते हैं? जी आशीष जी। आशीष जी से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जन्मदिन पर सियासत खूब हो रही है। सियासत इसलिए भी हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश के श्योपुर आ रहे हैं। जन्मदिन मनाने के लिए श्योपुर जिले को उन्होंने चुना है। श्योपुर जिले में कुरू नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, विधायक बाबूलाल जंडेल एक दिवसीय धरना देने का ऐलान कर चुके हैं। फिलहाल देखना होगा कि कांग्रेस का विरोध कैसे होगा। और सीधा आपको लिए चलते, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख रहे हैं। समरकंद में SCO सम्मेलन चल रहा है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख रहे हैं, पैनल में मौजूद हैं। एक्सेलेंसी, विश्व आज एक और बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और यह है हमारे नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस समस्या का एक संभावित समाधान है मिलेट्स की खेती और उपभोग को बढ़ावा देना। मिलेट्स एक ऐसा सुपर फूड है जो न सिर्फ SCO देशों में बल्कि विश्व के कई भागों में हजारों सालों से उगाया जा रहा है और खाद्य संकट से निपटने के लिए एक पारंपरिक, पोषक और कम लागत वाला विकल्प है। वर्ष 2023 को UN इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। हमें SCO के अंतर्गत एक मिलेट फूड फेस्टिवल के आयोजन पर विचार करना चाहिए। भारत आज विश्व के मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के लिए सबसे किफायती डेस्टिनेशन में से एक है। अप्रैल 2022 में गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया। पारंपरिक चिकित्सा के लिए यह WHO का पहला और एकमात्र ग्लोबल सेंटर होगा। हमें SCO देशों के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसके लिए भारत एक नए SCO वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन पर पहल लेगा। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं प्रेसिडेंट मिर्जियोयेव को आज की बैठक के उत्कृष्ट संचालन और उनके गर्मजोशी से भरे आतिथ्य के लिए फिर से धन्यवाद अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो एससीओ समिट पर पीएम मोदी का संबोधन आपने सुना। उन्होंने कहा है कि खाद्य सुरक्षा से निपटने के लिए एससीओ देशों को आगे आना होगा। मिलेट्स पर उन्होंने फोकस किया और कहा कि एससीओ देशों में यह आवश्यकता है कि इस सुपर फूड को और विस्तार दिया जाए। इसके उत्पादन को, इससे जुड़े उद्योगों को हमें समझना होगा, क्योंकि हजारों सालों से कुपोषण दूर करने में मिलेट्स की अहम भूमिका है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मिलेट्स फूड फेस्टिवल की शुरुआत होनी चाहिए और खाद्य संकट से निपटने में ये एक बहुत मददगार साबित हो सकता है। मिलेट्स की खेती हो, उद्योगों को बढ़ावा मिले जो उद्योग इससे संबंधित हैं। खाद्य संकट से निपटने में मिलेट्स काफी कारगर है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मिलेट्स फूड फेस्टिवल की शुरुआत होनी चाहिए, इस पर विचार किया जाना चाहिए। पीएम मोदी का संबोधन आप सुन रहे थे समरकंद से। एससीओ समिट में भाग लेने के लिए पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं और संबोधन में उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। बढ़ते आगे और बात करेंगे आज की तीसरी खबर की। नहीं होंगे छात्र संघ चुनाव। जी हां, यह खबर छत्तीसगढ़ से है। राजस्थान में हुए छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई की करारी हार के बाद छत्तीसगढ़ में भी छात्र संघ चुनाव अब नहीं होंगे। उच्च शिक्षा आयुक्त शारदा वर्मा ने कहा है कि राज्य के कॉलेजों में इस बार छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, बल्कि मनोनयन होगा। उन्होंने इसके पीछे तर्क ये देते हुए कहा है कि पिछला निर्देश मनोनयन का था, इसके बाद कोई नया निर्देश नहीं आया। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीधे आरोप लगा रही है कि राजस्थान में हार की वजह से छत्तीसगढ़ में छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। उधर एनएसयूआई का कहना है कि डर जैसी कोई बात नहीं है, चुनाव होंगे तो एनएसयूआई ही जीतेगी। तो अब इन चुनावों पर भी राजनीति हो रही है। हालांकि चुनाव तो नहीं हो रहे, लेकिन सियासत लगभग इनमें हो रही है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से छात्र संघ चुनाव हुए थे, एनएसयूआई को करारी हार मिली थी। एनएसयूआई जो कि कांग्रेस की ही एक स्टूडेंट विंग है, स्टूडेंट इकाई है, छात्र संघ इकाई है, और हर बार हमने देखा है कि जब जब छात्र संघ चुनाव हुए हैं, एनएसयूआई ने अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश की है। छत्तीसगढ़ प्रदेश जो कि कांग्रेस शासित राज्य है, राजस्थान भी कांग्रेस शासित राज्य है, लेकिन बावजूद इसके छात्रों का जो फैसला था वो इस छात्र इकाई के साथ नहीं गया। अब छत्तीसगढ़ में छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। इस पर एनएसयूआई ने कहा है कि चुनाव को लेकर हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, और राजस्थान में जिस तरह से एनएसयूआई की करारी हार हुई है, इस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तंज कसते हुए कहा है कि राजस्थान में एनएसयूआई को हार मिली और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में अब हारने के डर से छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि अब कोई भी नया निर्देश नहीं आ पाया है, अब तक सिर्फ मनोनयन की बात कही गई है। हालांकि होता यही है कि जब जब सत्र की शुरुआत होती है, छात्र संघ के चुनाव होते हैं, दोनों ही दल एनएसयूआई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बढ़ चढ़कर इसमें अपनी हिस्सेदारी लेते हैं। फर्स्ट और सेकेंड ईयर्स के जो स्टूडेंट होते हैं वो लगभग अपना पूरा श्रेय इन चुनावों को देते हैं और सभी को इसका इंतजार भी होता है। इसमें पूरे तरीके से तैयार है शासन चुनाव की। पूरे प्रदेश के तमाम 22 विश्वविद्यालय और 750 महाविद्यालय में छात्रों ने एनएसयू के साथियों से संपर्क साधा है और वो एनएसयू की तरफ से शासन चुनाव लड़ने को लेकर भारी उत्साहित है। और हमारे जो विरोधी छात्र संगठन एबीवीपी वो दावा कर रही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयू की हार हुई। अगर फिर से शासन चुनाव होती छत्तीसगढ़ में, पूरे दावे के साथ कह देना चाहता हूँ, पूरे के पूरे विश्वविद्यालय में और महाविद्यालय में एनएसयू साथी जीत कराएंगे। वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार छात्र संघ चुनाव कराने से डर रही है। अगर छात्र संघ चुनाव पूरे प्रदेश में होती है तो विद्यार्थी परिषद सरगुजा से लेकर बस्तर तक प्रत्येक शैक्षणिक कैंपस में अपनी जीत दर्ज करेगी और प्रचंड बहुमत से अपने विद्यार्थी प्रतिनिधि सभी कैंपसों में नियुक्त करेगी। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा है कि हम सभी जनपदों में अपने व्यक्ति नियुक्त करेंगे इस चुनाव के लिए। तो एनएसयूआई को क्या हारने का डर है, ये सवाल खड़े कर रही है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। इस पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ एनएसयूआई संगठन प्रभारी हेमंत पाल जी जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। हेमंत जी, जिस तरह से छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, ये स्थिति अभी तक छत्तीसगढ़ में बनी हुई है कि कॉलेजेस में छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये सीधे तौर पर कहना है कि एनएसयूआई को हारने का डर है, इस वजह से वो छात्र संघ चुनाव होने नहीं देना चाहते। कितनी सच्चाई और क्या इत्तेफाक रखते हैं इन आरोपों से? देखिए, एबीपी की जो भी बातें हैं वो पूरी तरीके से झूठी है। एनएसयूआई साल भर छात्रों के साथ खड़ी है और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जितने भी छात्रों के मुद्दे आए थे, यूनिवर्सिटी की लड़ाई एनएसयूआई ने छात्रों के साथ लड़ी है और हम तैयारी पूरी तरीके से करके रखे हैं। जैसे ही ये शासन का आदेश आएगा, एनएसयूआई
प्रत्येक कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज में जीत हासिल करेगी। बिल्कुल हेमंत जी, लेकिन शासन का आदेश कैसे आएगा, वो भी तब की स्थिति में जब उच्च शिक्षा आयुक्त ने साफ तौर पर कह दिया है कि फिलहाल कोई नया निर्देश नहीं जारी होगा, सिर्फ मनोनयन होगा। तो आप लोगों की जो तमाम तैयारियां हैं वो धरी की धरी रह सकती हैं। लेकिन क्या वजह आप मानते हैं कि इस सत्र में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं? क्या इसके पीछे भी कोई पॉलिटिकल गेम आप मानते हैं? नहीं, देखिए, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल नहीं है। शासन चुनाव होने की आशा हम भी लगा के रखे हैं और शासन चुनाव जैसे भी होंगे, मनोनयन से या फिर प्रत्यक्ष प्रणाली से, जी प्रत्यक्ष प्रणाली से, तो एनएसयूआई सभी में तैयारी रखी है और एनएसयूआई अपनी जीत के लिए पूरे तरीके से तैयारी करके रखी है और एनएसयूआई जीत दर्ज करेगी प्रत्येक कॉलेजों में। बिल्कुल हेमंत जी, आप तो पूरी तरह से जीत को लेकर आश्वस्त थे, लेकिन एक बड़ा सवाल अहम मेरा ये भी आपसे यहाँ पे है कि स्टूडेंट्स तो कॉलेज आने शुरू कर चुके हैं, नए शिक्षण सत्र की शुरुआत हो चुकी है महाविद्यालयों में। ऐसे में आप लोगों की तमाम तैयारी एक तरफ है, वहीं अभी तक किसी तरह का निर्देश शासन की तरफ से जारी नहीं हुआ है और न ही इसकी कोई सूचना अभी तक मिल पा रही है। ऐसे में क्या एनएसयूआई अपने स्तर पर शासन प्रशासन से किसी तरह का पत्राचार भी करने जा रही है कि छात्र संघ चुनाव हो? जी देखिए, एनएसयूआई तो लगातार मांग करती हुई आई है छात्र संघ चुनाव की, और हम अभी भी मांग कर रहे हैं और शासन प्रशासन से और यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी कि शासन चुनाव हो। और हम एनएसयूआई पिछले साल भी शासन चुनाव की मांग करी थी, पर कोविड के कारण देखते हुए कॉलेजेस पूरे बंद तो नहीं हुए थे, बट इस बार हमको उम्मीद है कि इस बार शासन चुनाव होंगे और हम शासन से भी मांग कर ही रहे लगातार। जी बिल्कुल हेमंत जी, क्योंकि 2 साल से कोरोना काल की वजह से चुनाव नहीं हो पा रहे थे। राजस्थान में जिस तरह से हेमंत जी चुनाव हुए थे, वहां पर एनएसयूआई जिस तरह से अनुमान था एनएसयूआई का, उसके मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। लेकिन छत्तीसगढ़ की स्थिति किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई लगातार छात्र हित में काम कर रही है। चाहे वो ऑफलाइन एग्जाम पिछले साल था तो उसको ऑनलाइन कराने की मांग हो, और एक छात्रों का बड़ा जनसमूह एनएसयूआई के साथ था। जब आप पिछले बार देख सकते हैं यूनिवर्सिटी में किस तरीके से एनएसयूआई ने छात्रों की मांग रखी थी, और हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई की जीत सबसे ज्यादा कॉलेजेस में होगी, तो एनएसयूआई की जीत होगी। जी हेमंत जी, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से प्रदेश मंत्री मनोज वैष्णव जी भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है NS 24/7 पर। मनोज जी, जिस तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सीधे तौर पर एनएसयूआई पर आरोप लगाया है कि हारने के डर से छात्र संघ चुनाव नहीं होने देना चाहती एनएसयूआई, फोन लाइन पर हमारे साथ एनएसयूआई के संगठन प्रभारी हेमंत पाल जी भी हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी तैयारी तो पूरी है, हारने का डर तो यहाँ पर है ही नहीं। फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसे आरोप क्यों लगा रही है, क्या वजह? चलिए मनोज जी से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। और इसी के साथ 3 खबर सबकी नजर में फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे 3 नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।